मतलब पूरी की पूरी अमेंडमेंट 25 मिनट के अंदर, जो हमने 6-7 घंटे में की है, 25 मिनट के अंदर एक बार सारी अमेंडमेंट फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं इनकम टैक्स की, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले 25 मिनट लगा के तुम सारी की सारी अमेंडमेंट एक बार दोबारा से याद कर लो। क्या मंजूर है? चलो आओ जी, फिर एक बार फटाफट से आ जाओ जी, आ जाओ मेरे बच्चे, फटाफट से आ जाओ। ये लो, फिर डमरू बजा दिया मैंने। चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आते हैं जी, इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहली अमेंडमेंट यहाँ पे, पहली बात तो फाइनेंस एक्ट पहले 22 था, अब फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल हो गया। मेरी स्पीड फास्ट होगी क्योंकि मैं पहले इसको अच्छे से करा चुका हूं, बस आपने सिर्फ सुनना है। दूसरा, पहले प्रीवियस ईयर 22-23 था, असेसमेंट ईयर 23-24 था। अब हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25 है। पहले जो आपकी ओल्ड रिजीम होती थी, एग्जिस्टिंग स्कीम होती थी, वो डिफॉल्ट होती थी, और 115 बीएससी और न्यू रिजीम आपकी ऑप्शनल होती थी। अब इसके रिवर्स हो चुका है, मतलब अब क्या हो चुका है, अब ये वाली स्कीम जो है ये हमारी डिफॉल्ट हो चुकी है, और ये वाली स्कीम जो है अब ये वाली ऑप्शनल हो चुकी है। ये फर्क आपका निकल कर आया है। उसके बाद अमेंडमेंट आपकी ऑलमोस्ट किस किस चैप्टर के अंदर है वो सारी की सारी आपके सामने है। अब सबसे पहली अमेंडमेंट जो निकल कर आई है, वो अमेंडमेंट निकल कर आई है 115 बीएससी डिफॉल्ट रिजीम के अंदर आई है। जो आपने ओल्ड रिजीम पढ़ी है, जो आपने पुरानी रिजीम पढ़ी है, जो आपने रेगुलर स्कीम पढ़ी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख आज भी सेम है। अमेंडमेंट जो है वो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आई है। डिफॉल्ट स्कीम में क्या क्या अमेंडमेंट नहीं है? पहली बात, आपके टैक्स रेट वहां पे चेंज हो चुके हैं। 3 लाख तक नील हो गया, फिर 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, और 15 लाख से ऊपर। तो 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से 6 लाख तक 5%, फिर 6 से 9 में 10%, फिर 9 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, और फिर सीधा 20 के बाद 30% होगा अगर तुम्हारी इनकम 15 से ऊपर है। ठीक है जी, यहां तक रेट याद कर लो कि अगर 15 लाख तक है तो 1.5 लाख टैक्स आएगा, 15 से ऊपर वाली पर 30% आएगा, तो 15 से ऊपर वाली पर 30% निकाल के उसमें 1.5 लाख जोड़ देना, आपका टैक्स यहां पे निकल के आ जाएगा। फिर यहां पर मैंने कहा अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऑप्शनल स्कीम या नॉर्मल स्कीम या शिफ्टिंग आउट या ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट स्कीम या रेगुलर स्कीम, इस केस में तुम्हें पुरानी स्कीम लगानी है जो तुमने पहले पढ़ी है। अगर क्वेश्चन बनेगा 115 बीएससी डिफॉल्ट स्कीम, कंसेशनल स्कीम या न्यू रिजिम, इस नाम से क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें 115 बीएससी लगानी है। दूसरा, 115 बीएससी पहले सिर्फ इंडिविजुअल पर था, एचयूएफ पर था, अब वो इंडिविजुअल पर भी है, एचयूएफ पर भी है, एओपी पर भी है, बीओआई पर भी है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर भी है। फिर यहां पे कोई एज हमें चेक नहीं करनी होती, एज जो मर्जी हो, हम रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, हर केस में जो रेट एप्लीकेबल होंगे वो ये 3 लाख वाले रेट एप्लीकेबल होंगे। ये अमेंडमेंट नंबर 1 हमने यहां पे डिस्कस की थी। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 जो इसके अंदर निकल कर आई है, वो अमेंडमेंट नंबर 2 आई है। अच्छा, फिर एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं कि 115 बीएससी में क्या क्या नहीं मिलता, क्या क्या चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। पहली बात, सैलरी में लीव ट्रेवल कंसेशन छोड़ना पड़ेगा, एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्पेशल अलाउंस जो 13 अलाउंस होते हैं वो नहीं मिलेंगे, बट ये 4 अलाउंस आपको मिल जाएंगे डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी, डेली ट्रेवलिंग, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट, हैंडीकैप वाला। फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। क्या नहीं मिलेगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल टैक्स की नहीं मिलेगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 भी इंटरेस्ट का बेनिफिट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिलेगा, लेट आउट वाले केस में मिल जाएगा। पीजीपी के अंदर 10AA SEZ वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। 32(1)(2) एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है। 35(1)(2) डोनेशन वाला, 35(1)(2)A जो लोग आईआईटी के पास नहीं जा सकते, वो अगर दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप डिफॉल्ट स्कीम लेके बैठे हो। 35(1)(3) सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल सर, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35(2)AA पेमेंट टू आईआईटी, वो डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे। 35(AD) जो आपके 14 बिजनेस होते हैं वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 35(CCC) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिडक्शन नहीं मिलेगी, और एक 33AB और एक 33AB है वो टी रबर कॉफी वाला, उसकी भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। कैपिटल गेन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अदर सोर्स के ऊपर भी अब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों चैप्टर डिफॉल्ट स्कीम और ऑप्शनल स्कीम दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। फिर डिडक्शन में सारी डिडक्शन नहीं मिलेंगी, 3 मिलेंगी बस, 80CCD2, 80CCH2 और 80JAA, ये 3 डिडक्शन को छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शन डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं दी जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। फिर अगला आपका एमपी एमएलए को जो अलाउंस मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, और जो क्लबिंग ऑफ इनकम है 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है पेरेंट्स वाले केस में, वो भी डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, आप सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म कर पाओगे, दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं कर पाओगे। ऑप्शनल स्कीम में 2 लाख की लिमिट होती है, डिफॉल्ट स्कीम वालों को वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, मतलब वो सेम हेड से ही खत्म हो सकता है, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर आपको स्कीम लेनी है छोड़नी है तो आप क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है तो हर साल स्कीम ले और छोड़ सकते हो। अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम है, या तो आप इस स्कीम में आओ मत, अगर आप इस स्कीम में आ गए हो, इस स्कीम से बाहर मत जाओ। अगर आप एक बार स्कीम से बाहर जा रहे हो, दोबारा से स्कीम आपको नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो।
फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, सरचार्ज वाले केस में क्या चेंज आया है, 50 लाख नील, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15% है, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 25% है। 37% वाला सरचार्ज अब यहां से रिमूव हो चुका है, वो ऑप्शनल स्कीम के अंदर है, वो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं है। 2 करोड़ के बाद ऑलवेज 25% सरचार्ज लगेगा, बट 4 इनकम ऐसी यहां पे हाईएस्ट लगेगा 15, लॉन्ग टर्म गेन 112, लॉन्ग टर्म गेन 112 है, शॉर्ट टर्म गेन 111 है, कैजुअल इनकम, इन 4 इनकम पर लगेगा हाईएस्ट 15, बाकी सब जगह पर 25% तक का सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां सरचार्ज होगा वहां पर एमआरबी हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। फिर अगली अमेंडमेंट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रिबेट। अब रिबेट में क्या आ रहा है, पहले आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है, पहले 5 लाख की लिमिट है, अब 7 लाख तक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो उनको रिबेट मिलेगी। कितने की रिबेट मिलेगी, जितना भी टैक्स बनेगा वो, और 25,000 विच एवर इज लेस, मतलब 25,000 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी, इसके ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर मेरी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो क्या तो भी मुझे रिबेट मिल जाएगी? आंसर इज यस। डिफॉल्ट स्कीम में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो भी आप रिबेट क्लेम कर लोगे। कैसे रिबेट क्लेम करोगे, जितनी इनकम तुम्हारी 7 लाख से ऊपर है, स्टेप नंबर 1 में पहले वो निकाल दो, फिर स्टेप नंबर 2 जो इनकम तुम्हें दी हुई है उस पर निकाल दो टैक्स, स्टेप नंबर 2 आ गया। फिर आप चेक करो क्या स्टेप नंबर 2 क्या स्टेप नंबर 1 से है, मतलब क्या जो तुमने टैक्स निकाला क्या वो तुम्हारे इनकम इंक्रीमेंट से ऊपर है? यस, जितना ऊपर होगा उतने की आपको रिबेट मिल जाएगी। फिर रिबेट माइनस करने के बाद जो बैलेंस टैक्स बचेगा उसमें से आपको यहां पे मतलब सेस जोड़ के फिर फाइनल आंसर आएगा 7,27,770, 7,27,770 अप्रोक्सीमेट मतलब इतनी इनकम अगर आपकी होगी तो आपको 7-8 रुपए तक की रिबेट मिलेगी। इसके बाद अगर कोई इनकम दी होगी तो वहां पर रिबेट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किए थे। तो ये अमेंडमेंट आपकी डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में निकल के आती है। उसके बाद फिर आपका एक अमेंडमेंट फिर आई है स्पेशल रेट में। अब स्पेशल रेट में 115 BBJ एक नया रेट इंसर्ट कर दिया ऑनलाइन गेम वाले केस में 30%, और बाकी स्पेशल आप सब जानते हो 112 में 20 है, 112 है 1 लाख तक एग्जाम, 1 लाख के बाद 10%, 111 है 15, 115 BB कैजुअल इनकम 30%, 115 BBJ 30% अभी नया आया है, और फिर अनएक्सप्लेन्ड मनी पर 60, इफेक्टिव बनेगा 78, और 115 BBG में 10% कार्बन क्रेडिट के ऊपर ये आपके स्पेशल रेट निकल के आ रहे हैं। अब इसमें कोई भी अमेंडमेंट और यहां पे इस चैप्टर में नहीं है, स्वाहा। और ये पूरा का पूरा सेम निकल के आता है। पुरानी स्कीम सेम है, उसको नहीं बता रहा क्योंकि जो सेम है वो अमेंडमेंट में सुपर फास्ट में कवर नहीं करूंगा, ये आपकी नोट्स में आप देख सकते हैं यहां पे। फिर अमेंडमेंट जो निकल के आई है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में एक नया सेक्शन आ गया 115 BAE। पहले नॉर्मल स्कीम थी, फिर 115 BAD था, फिर अब एक 115 BA आ गया। ये उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब जो सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग है, रेजिडेंट इन इंडिया है और उसने बिजनेस कमेंस किया है आपका 1/4/23 से 31 मार्च 24 के बीच में, तो वो सोसाइटी इफेक्टिव 17.16% से टैक्स पे कर सकती है। 15% रेट है, उसमें सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है 10%, 4% सेस लगेगा। इनको जोड़ने के बाद 17.16 इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा उन सोसाइटीज के ऊपर जो 115 BAE वाला ऑप्शन लेंगी। ये अभी अमेंडमेंट निकल के आई है। फिर कंपनी वाले केस में अमेंडमेंट आई है एक छोटी सी, जो टर्नओवर आप पहले 20-21 की चेक करते थे वो 21-22 की चेक करोगे। अगर टर्नओवर 21-22 में 400 करोड़ तक है रेट 25 है, अगर 400 करोड़ से ऊपर है रेट आपका 30% है। बाकी सारे चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, मतलब जो आपने पहले पढ़ा वो सेम है, सिर्फ ईयर में चेंज है। 20-21 करेगा, 21-22 आपको चेक करना है, बाकी सारी की सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई है। फिर ये अमेंडमेंट खत्म होगी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आ रहा सैलरी। अब सैलरी के अंदर पहला चेंज आया स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी एप्लीकेबल हो जाएगी। पहले सिर्फ ऑप्शनल को थे, अब ऑप्शनल और डिफॉल्ट दोनों को एप्लीकेबल होगी। फिर सैलरी में सेकंड चेंज क्या निकल कर आया, RFA वाला। अब RFA के अंदर क्या था, RFA के अंदर या तो घर मेरा होगा या घर मेरे खुद का नहीं होगा। अगर घर मेरा होगा 30 सितंबर तक ओल्ड लो लगेगा, 1 अक्टूबर के बाद नया लो आ गया। 30 सितंबर तक ओल्ड लो क्या था, अगर मेरे घर खुद का है, पॉपुलेशन अगर 10 लाख तक है तो सैलरी का 7.5, पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है 25 लाख तक है सैलरी का 10, पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर है सैलरी का 15, ये ओल्ड लो था। अब नया लो क्या आ गया, अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो सैलरी का 5%, 15 लाख से ऊपर है 40 लाख तक है सैलरी का 7.5%, और अगर 40 लाख से ऊपर है सैलरी का 10%, मतलब हाईएस्ट अब सैलरी का 10% हमें टैक्सेबल करना है, उसके ऊपर नहीं करना। फिर अगला पॉइंट, अगर वो घर मेरे खुद का नहीं है तो पहले था एक्चुअल सैलरी और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस 30 सितंबर तक। 1 अक्टूबर के बाद लो चेंज हो गया एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस। अब ये टैक्सेबिलिटी होगी। सर एग्जाम में कैसे करना है, मैंने पहले कहा था MCQs आएगा, एज पर नया लो कर लो। अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो बाइफर्केशन करके भी आ सकते हो और नीचे एजम्पशन लिख के आना। अगर आप नए लो के बेस पे करो तो नए लो के बेस पे भी करके आ सकते हो, वो तुम्हारा मन करता है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी।
उसके बाद फिर हमने सैलरी में किया अगला लीव एलटीसी लीव सैलरी वाला। अब लीव सैलरी में 3 लाख तक पहले एग्जाम्प्ट होता था, अब वहां पर 25 लाख रुपए की लिमिट यहां पे आ चुकी है। लीव सैलरी वाले केस में 25 लाख रुपए की लिमिट कर लेना हाईएस्ट, अब 25 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला हमारा अमेंडमेंट आ रही है पीजीपी के अंदर। अब इसके अंदर अमेंडमेंट में क्या डिस्कस किया, इसके अंदर हमने अमेंडमेंट में डिस्कस किया कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं एमएसएमई को, अगर मान लो छोटी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उनके सेक्शन में लिखा हुआ है कि पेमेंट तुम्हें कब तक करनी है। मतलब अगर तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट है उनके साथ तो 45 दिन की हाईएस्ट लिमिट है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन की है। अब अगर मान लो अगर तुम पेमेंट कर रहे हो एमएसएमई को और इसके अंदर तुम पेमेंट कर देते हो, इतने दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर देते हो तो खर्चा तुम्हें उसी साल में अलाउड कर देंगे जिस साल का वो खर्चा है। अगर तुम इसके बाद पेमेंट करोगे, फिर जिस साल में पेमेंट करोगे खर्चा उस साल में अलाउड करेंगे, पिछले साल में अलाउड नहीं करेंगे। वो ये बात कहना चाह रही है। इसके नीचे हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो अभी हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। उसके बाद फिर 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट कह रही है छोटे बिजनेसमैन वो होते हैं जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है, बट अगर आपका काम 95% ऑनलाइन है, सिर्फ 5% कैश में है, तो आपकी लिमिट हम 3 करोड़ रुपए की कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि अगर तुम्हारी टर्नओवर 3 करोड़ तक है, तुम छोटे बिजनेसमैन हो, नॉर्मल लिमिट 2 करोड़ की, अगर 95 और 5 की रेशो होगी तो 3 करोड़ रुपए की लिमिट तुम्हारी एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल, वहां पर लिमिट तुम्हारी 50 लाख थी। फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर 95 ऑनलाइन है, 5% तक कैश में है, तो ये लिमिट 75 लाख की हम इंक्रीज कर देंगे। ये लिमिट आपकी इंक्रीज हो चुकी है 44AD और 44ADA के अंदर। ये बात ध्यान दो, ये बातें हमने अमेंडमेंट में डिस्कस की, इसके बेस पे फिर हमने यहां पे क्वेश्चन भी किया था। फिर कैपिटल गेन के अमेंडमेंट दिए। सबसे पहले कैपिटल गेन के अमेंडमेंट क्या आ रही है, आपका इंडेक्स रेट 348 हो चुका है, प्रीवियस है 23-24 का, तो 348 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये पर ध्यान दो। फिर सेक्शन 54 के अंदर अमेंडमेंट आई और 54F के अंदर आई, अगर मैं घर सेल करके घर परचेज करूंगा, अगर मेरे कैपिटल गेन 2 करोड़ तक के हैं तो 2 घर मेरे को एग्जम्प्ट होंगे, 2 घर इंडिया में कहीं पर भी ले सकता हूं। अगर मेरे कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर के हैं तो एक ही घर एग्जम्प्ट होगा, बट वो घर 10 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम हम 10 करोड़ तक के ही कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर सकते हैं, 10 करोड़ से ऊपर के नहीं करेंगे। ये 54 के अंदर अमेंडमेंट आई। 54F में क्या होता है, 54F में अगर तुम नेट सेल प्राइस लगाते हो तब तुम्हारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई वहां पर भी लिमिट एप्लीकेबल है 10 करोड़ की। मतलब अगर तूने जो नया घर लिया अगर वो 10 करोड़ से ऊपर है तो हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो 10 करोड़ के बेस पे करेंगे, उसके ऊपर के बेस पे नहीं करेंगे। तो यहां पर भी इसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। अगर आपको ध्यान हो, ये हमारा 54 वाला किया था और ये हमने 54F का किया था। इन दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। स्वाहा। अगला फिर छोटी मोटी अमेंडमेंट कैपिटल गेन के अंदर बेकार सी अमेंडमेंट आई थी कि गवर्नमेंट अब गोल्ड के लिए भी एक अपना मार्केट क्रिएट कर रही है कि आपने तुम फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट कर लो ईजीआर में, तो कन्वर्ट करोगे तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसे ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करोगे तो सेक्शन 47 में एग्जाम कर देंगे। बट अगर आगे ईजीआर बेचोगे या फिजिकल गोल्ड बेचोगे उस केस में कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी होगी। ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट यहां पे लेकर आई है। मतलब मार्केट की तरफ यहां पे काम होगा, जैसे शेयर मार्केट होती है ऐसे गोल्ड मार्केट गवर्नमेंट यहां पे क्रिएट कर रही है। फिर अगला हमने डिस्कस किया मार्केट लिंक डिवेंचर। अगेन मार्केट लिंक डिवेंचर का मतलब क्या होता है कि होगा वो डेट बट उसका इंटरेस्ट लिंक कर देंगे मार्केट से। अगर मार्केट बढ़ेगी इंटरेस्ट बढ़ेगा, मार्केट कम होगी मेरा इंटरेस्ट कम होगा। उसकी सेल पर कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस में जो ईओटी है वो करके, फिर जो भी कॉस्ट आपकी परचेज के टाइम पर होगी वो माइनस करके आपका कैपिटल गेन यहां पे निकल के आएगा। ये हमारा निकल के आता है। फिर डिडक्शन के अमेंडमेंट। अब डिडक्शन में अमेंडमेंट आई है 80G के अंदर। अमेंडमेंट 80G के अंदर अमेंडमेंट क्या है जी, आपको 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट एग्जम्पशन मिलती थी, वहां पे गांधी फैमिली को साफ कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब ये तीनों में अगर कंट्रीब्यूशन करोगे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड वाले केस में डिडक्शन मिलेगी और किसी केस में नहीं मिलेगी। उसके बाद डिडक्शन में एक अमेंडमेंट आई 80CCH के अंदर। अब 80CCH1 है, 80CCH2 है, अग्निवीर स्कीम जी। अग्निवीर में अगर अग्निवीर खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 80CCH1 में वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा। और अगर अग्निवीर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, तो पहले उसकी सैलरी में जुड़ेगा, फिर वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा 80CCH2 के अंदर। और 80CCH2 डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी एप्लीकेबल होता है, CCH1 एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आपकी अमेंडमेंट आई LIC वाले केस में। अब गवर्नमेंट ने कहा देख भाई अगर LIC तेरी 1 अप्रैल 23 से पहले है और वो 10%, 15% और 20% की लिमिट के अंदर तूने प्रीमियम पे किया था, तो जो पैसा तेरे को LIC पर मिलता है वो सारा एग्जम्प्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 5 लाख से ऊपर ही क्यों ना हो। फिर अगर तूने पॉलिसी लिया 1 अप्रैल 23 या उसके बाद, अब तेरा प्रीमियम जो है वो 5 लाख तक होना चाहिए एंड
जो तू प्रीमियम पे कर रहा है वो उस लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, दोनों कंडीशन मतलब 10%, 15 या 20% तक है एंड 5 लाख तक है, तो वो सारा एग्जाम्प्ट है। बट अगर वो है 10, 15, 20 तक बट 5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो जितना प्रीमियम एग्रीगेट 5 लाख तक है उसका एग्जाम्प्ट करेंगे। जो प्रीमियम 5 लाख से ऊपर होगा, अब उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हम टैक्सेबल कर देंगे। टैक्सेबल कितनी करेंगे? जो तेरी मैच्योरिटी वैल्यू है, मतलब जो तेरे पैसा लमसम मिलेगा उसमें से जितना तूने प्रीमियम पे कर दिया वो माइनस करने के बाद बैलेंस तेरे हाथ में यहां पे टैक्सेबिलिटी निकल के आ रही है। अगर सिंगल एलआईपी है तो सिंगल बेस पे करेंगे, अगर मल्टीपल है तो फिर जिसका एग्रीगेट 5 लाख तक है वो एग्जाम्प्ट है। अदरवाइज फिर वो हम टैक्सेबल करेंगे कितना? जो पैसा मिला माइनस में जो आपने प्रीमियम पे कर दिया उसके बाद आपका यहां पे टैक्सेबल निकल के आएगा। और इसके बेस पर हमने यहां पे ये सारे क्वेश्चन भी हमने यहां पे डिडक्शन के डिस्कस किए हैं। फिर लास्ट अमेंडमेंट हमारी आती है टीडीएस की। अब टीडीएस के अंदर पहला सेक्शन क्या निकल के आ रहा है? 194 GA। अब 194 BA ऑनलाइन गेम वाला। तो ऑनलाइन गेम में आपका टीडीएस कटेगा 30% के रेट से, नेट विनिंग पर कटेगा। मतलब जो पैसा तुमने कमाया, अगर तुम्हारा खेलते खेलते कोई नुकसान हो गया, उस लॉस को उसमें से माइनस करके जो नेट विनिंग होगी उस पर टीडीएस कटेगा 30% के रेट से। यहां पे कोई 10,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक अमेंडमेंट आई है 194N कैश विड्रॉल। नॉर्मल लिमिट 1 करोड़ है, 1 करोड़ के बाद बैंक टीडीएस काटेगा 2% के रेट से। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में लिमिट आपकी 3 करोड़ की है, अगर 3 करोड़ से ऊपर होगा तो कैश टीडीएस काटेगा बैंक आपका 2% के रेट से। बट अगर तुमने पिछले 3 साल से रिटर्न नहीं भरी या आपने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया तो फिर 20 लाख तक तो टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक या 3 करोड़ तक 2% कटेगा। और फिर 1 करोड़ से ऊपर या 3 करोड़ से ऊपर फिर टीडीएस कटेगा 5% के रेट से। ये सारी बातें आपके टीडीएस के लॉ में निकल के आती हैं। और एक्सेस वैल्यू पर हमें टीडीएस काटना है, पूरी वैल्यू पर टीडीएस हमें नहीं काटना है। और फिर लास्ट में अमेंडमेंट आई टीसीएस वाले केस में, जहां पर हम पैसा बाहर रेमिट कर रहे हैं। तो रेमिट अगर हम कर रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, तो 7 लाख तक टीसीएस नहीं काटना, 7 लाख के बाद एक्सेस वैल्यू पर 5% काटना है। अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया और वो पैसा मैंने बाहर रेमिट कर दिया तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था 7 लाख तक नहीं कटेगा, 7 लाख के बाद एक्सेस वैल्यू पर 0.5% कटेगा। फिर अगर मैंने घूमने फिरने के लिए बाहर पैसा रेमिट किया तो 30 सितंबर तक क्या था? 7 लाख तक नील, 7 लाख के बाद 5%। अब नया लो क्या है? 7 लाख तक नील, 7 लाख के बाद सीधा 20%। और अगर मैंने कोई बाहर का ट्रैवल पैकेज, पूरा पैकेज बुक कराया है तो गवर्नमेंट ने कहा पहले 5% करता था विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, अब 7 लाख तक 5% है और 7 लाख के बाद 20% टीसीएस कलेक्ट होगा। ये अमेंडमेंट आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं। स्वाहा ओम त्र्यंबकम कमल इनकम टैक्स अमेंडमेंट स्वाहा। तो अब जाके हमारी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बस ये चेंजेस आपके छोटे मोटे इनकम टैक्स के अंदर आए थे जी। ठीक है, और आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये छोटी सी क्लिप मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। आई थिंक आपको समझ